Welcome to Shruti Pathshala. I am Devyani and today we are going to continue our third chapter. तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे, उनके डिमांड्स, उनके मेथड्स, उनके अचीवमेंट्स और उनके ड्रॉबैक्स। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में, मतलब अर्ली नेशनलिस्ट के 3 मेन लीडर्स के बारे में पढ़ के। सो फर्स्ट इज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी वाज बोर्न 1825 इन मुंबई इन ए पारसी फैमिली। फिर इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद ये एल्फिनस्टोन कॉलेज में मैथमेटिक्स प्रोफेसर की तरह काम करते थे। फिर बाद में 1855 के टाइम में ये एक फर्म में ये पार्टनर बन गए और उसकी वजह से इनको इंडिया से इंग्लैंड जाना पड़ा। तो इंग्लैंड में रहकर भी इन्होंने काफ़ी मतलब इंडियंस के लिए, कांग्रेस मतलब इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी काम करा। वहाँ पर इन्होंने मतलब काफ़ी सारे मूवमेंट्स करे, एक एसोसिएशन बनाई जिससे कि इंडिया के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको गवर्नमेंट के सामने रख सकें। उनके लिए मतलब लोगों के लिए क्या चीज़ सही है, क्या गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स हैं, वो सब चीज़ें वहाँ के लोगों के सामने रख सकें। उसके बाद ही 1869 में वापस इंडिया आए और इंडिया आकर इनको मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्ट कर लिया गया और फिर उसके बाद इनको टाउन काउंसिल में भी इलेक्ट करा गया। तो इसके अलावा इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी एडिट करा था विच इज़ रास्त को अवतार, एक मैगजीन पब्लिश करी थी विच इज़ द धर्म मार्गदर्शक। तो इन्होंने इस तरह से ये इनके काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे कांग्रेस में। और उसके अलावा जब ये इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर भी इन्होंने नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ करा था। सो कमिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, फर्स्ट इज ही इज़ इंडियाज़ अनऑफिशियल एम्बेसडर। तो ये इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर थे, मतलब इनको एम्बेसडर की पोस्ट पे अपॉइंट नहीं करा गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंग्लैंड में रहकर इन्होंने इतने काम करे कि इनको हम इंडिया का एम्बेसडर कह सकते हैं। तो ये ऐसे मतलब इन्होंने इंग्लैंड में एक एसोसिएशन, एक लंदन इंडियन सोसाइटी नाम से एक एसोसिएशन खोली थी जहाँ पर इनका मेन एम था कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ये गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करें। और ये ऐसे पहले इंडियन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट करा गया। और उसके मतलब इन्होंने उसमें वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने मतलब इंडिया के डेवलपमेंट के जो भी रीजंस थे उन सभी को सामने रखा कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो इन्होंने ये सब चीज़ें सामने रखी और इन्होंने ये भी सपोर्ट करा कि जैसे इंडियंस को गवर्नमेंट में हाई पोस्ट देनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स देनी चाहिए। तो इन्होंने इस डिमांड को भी सपोर्ट करा और इनके एफर्ट्स की वजह से ही आईसीएस एग्जामिनेशन का ये बिल पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि इंडिया में और लंदन में आईसीएस एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली होगा। सेकंड इज द रोल इन कांग्रेस, कि इनका कांग्रेस में क्या रोल था। तो कांग्रेस में भी इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। कांग्रेस की फॉर्मेशन में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, यहाँ तक कि इन्हीं की वजह से कांग्रेस का जो नेम था उसे इंडियन नेशनल यूनियन से चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस करा गया था। उसके बाद ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट भी रहे और कांग्रेस में जो भी मतलब नए मूवमेंट्स शुरू करे गए, स्वदेशी, बॉयकॉट, सेल्फ गवर्नमेंट, नेशनलिज्म को लेकर जो भी कांग्रेस में मूवमेंट्स शुरू करे गए, इसके सारे रेजोल्यूशंस इनकी प्रेसिडेंटशिप में ही लिए गए थे। यानी कि जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे उसी टाइम में ये डिसीजंस लिए गए थे। थर्ड इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एल्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो भी इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में क्या सोचते थे। तो इनका मेनली यही मानना था कि इंडिया में जो भी इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स हैं, इंडिया की जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसका मेन कॉज ब्रिटिश इंडिया की जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वही इसका मेन कॉज है। कि ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेशन की वजह से धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी, मतलब जो इंडिया की इकोनॉमी है वो पीछे जाती जा रही है, उसका मतलब वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है धीरे धीरे। तो इनका मेनली यही मानना था और अपने इन व्यूज़ को इन्होंने अपनी बुक में भी लिखा विच इज़ द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी एक और बुक थी कि द ड्रेन थ्योरी। तो इस ड्रेन थ्योरी में उन्होंने ये समझाया, ये बताया कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया के पैसे को, इंडिया की वेल्थ को इंग्लैंड लेकर जाते थे और उसके लिए इंडिया में ना तो कोई इंडिया को रिटर्न मिलता था, ना ही लोगों का कोई डेवलपमेंट होता था। तो इस तरह से इन्होंने अपने इकोनॉमी को लेकर इनके क्या व्यूज़ थे वो इन्होंने सामने रखे। He passed away in 1970. So this was all about Dadabhai Naoroji. Second is Gopal Krishna Gokhale. So Gopal Krishna Gokhale was born in Maharashtra, Kolhapur in 1866. तो इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद इन्होंने भी एज ए प्रोफेसर वर्क करा फर्गुसन कॉलेज में और ये इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के प्रोफेसर थे।
उसी के बाद ये मतलब वहाँ पर काम करते करते एक मतलब कांग्रेस के एक और लीडर थे जस्टिस राणा, तो ये उनके आइडियाज़ से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, इनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली उनके आइडियाज़ से, तो ये उनको फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा और उसके बिहाफ पे ये इंग्लैंड गए। मतलब ये गोपाल कृष्ण गोखले उस एसोसिएशन के बिहाफ पर इंग्लैंड गए थे। तो इनका इंग्लैंड जाने का मतलब मेन रीज़न था कि जो वेलबी कमीशन बना था, जो हमने पहले देखा था कि इंडिया के एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी वेलबी कमीशन, तो वहाँ पर इंडियंस के व्यूज़ को रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर इनको CIE का टाइटल दिया गया, जो कि था कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। इनको ये टाइटल दिया गया। उसके अलावा ये कांग्रेस के भी काफ़ी पॉपुलर लीडर थे और इन्होंने भी मतलब कांग्रेस के काफ़ी एक सेशन में इन्होंने भी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ये उस सेशन में वर्क करा था। मतलब इनकी प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस का वाराणसी सेशन हुआ था। सो कमिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, फर्स्ट इज परसुएटेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स। मतलब इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करा, मतलब उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको मतलब फोर्स करा ताकि वो इंड्यूस करा कि वो रिफॉर्म्स करें इंडिया में। तो ये काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इनको सही नहीं लगती थी, तो ये उन चीज़ों को, उनके उन काम करने के तरीके को, उनके उस रूल्स को ये क्रिटिसाइज़ करते थे। जैसे कि जो ब्रिटिश अपने आर्मी पे जो वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, ये उस चीज़ को अपोज कर रहे थे। सेकेंड इज़ की मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स के अपॉइंटमेंट में वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उस चीज़ को इन्होंने अपोज करा। और थर्ड इन्होंने अपोज करा कि कॉटन के प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज़ करते थे। और इसके अलावा ये भी चाहते थे कि जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड करा जाए। तो इन सभी चीज़ों की वजह से मतलब इन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स करा कि वो कुछ रिफॉर्म्स करें। सो उसमें से फर्स्ट था कि जो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे, तो उन रिफॉर्म्स की वजह से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट था। तो उस मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स की वजह से इंडियंस को अपनी गवर्नमेंट में कुछ पार्टिसिपेशन मिला, यानी कि उनको थोड़ा सा सेल्फ गवर्नमेंट मिली थी। तो इन्होंने इस मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स को सपोर्ट करवाया, उसको सपोर्ट करा, उसको पास करवाया। सेकेंड इज कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मेंबर इलेक्ट हुए थे। तो उस टाइम पे जब ये पब्लिक सर्विस कमीशन में थे, तो इन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट करा कि हाई पोस्ट पे इंडियंस को भी अपॉइंट करना चाहिए। एंड थर्ड इज कि जब ये इंग्लैंड में रहे थे, मतलब जब ये वेलबी उसके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जब ये इंग्लैंड में रहे थे, तो इन्होंने वहाँ के स्टेट्समैन को, जो वहाँ के पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो बंगाल की पार्टीशन को इफेक्ट ना दे, बंगाल का पार्टीशन ना करवाएं। एंड कमिंग टू द सेकेंड कंट्रीब्यूशन विच इज़ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1905 में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग खुद को इंडिया के लिए मतलब जो भी लोग खुद को इंडियन नेशनलिज्म के लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहते थे, मतलब खुद को उसमें डिवोट करना चाहते थे, उन लोगों को ट्रेन करा जाता था। मतलब वही कि लिबर्टी, नेशनलिज्म, पॉलिटिक्स, इन सभी आइडियाज़ को लेकर उन्हें मतलब समझाया जाता था, कि इंस्पायर करा जाता था, नेशनलिज्म को लेकर समझाया जाता था कि लोगों के लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो ये इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। थर्ड इज कि ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके ये मेंबर थे। तो ये 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने और वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी सारी डिमांड्स रखी इंडिया को, मतलब इंडिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी डिमांड्स रखी। तो फर्स्ट इन्होंने कहा कि जो कॉटन की प्रोडक्शन पे टैक्स लग रहा है उसको एबॉलिश कर दिया जाए, सॉल्ट टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाए। सेकेंड इज कि इनके एफर्ट्स की वजह से टोल टैक्स भी काफ़ी कम हो गया था। थर्ड इज कि ये चाहते थे कि मिडिल क्लास इंडियंस को भी काफ़ी और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। इंडिया की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसमें भी कुछ चेंजेस करे जाएं। फोर्थ इज कि ये चाहते थे कि एक ऐसा बिल बनाया जाए जिससे कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो जाए, लेकिन ये इस फील्ड में बहुत कुछ नहीं कर पाए, फिर भी ये मतलब चाहते थे कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाए। एंड फिफ्थ इज कि इन्होंने कहा लैंड रेवेन्यू को भी रिड्यूस करा जाए।
सो दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट इज ऑल्सो कि गांधी जी को लेकर, तो फोर्थ इज कि गांधी जी, गोखले एंड गांधी जी। तो ये जब साउथ अफ्रीका, मतलब गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करा था, जब इन्होंने वहाँ पर उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर मूवमेंट करा था, तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने वहाँ पे उनको सपोर्ट करा और इन्होंने ही गांधी जी को परसुएट करा, उनको फोर्स करा कि वो इंडिया आए। सो दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। So our third national leader is Surendranath Banerjee. He was born in 1848 in Bengal. तो इन्होंने अभी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद एज ए प्रोफेसर वर्क करा था और ये मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में वर्क करते थे एज इंग्लिश प्रोफेसर। इसके अलावा ये पहले इंडियन थे जिन्होंने कि आईसीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करा था और आईसीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद ये असम में एज ए मजिस्ट्रेट वर्क करते थे, लेकिन इनको जल्दी ही वहाँ से डिसमिस कर दिया गया क्योंकि ये ब्रिटिश के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अपोज कर रहे थे, उसके अगेंस्ट थे और इसकी वजह से इनको वहाँ से डिसमिस कर दिया गया। फिर इसके बाद इनको कैलकाटा कॉरपोरेशन में इलेक्ट करा गया, जिसमें कि ये लगभग 20 साल तक, 2 डिकेड्स तक मेंबर रहे और इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्ट करा गया। यहाँ तक इनको 4 टाइम्स इलेक्ट करा गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो उसमें ये हेल्थ एंड सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे और ये पहले इंडियन थे जिसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी मिनिस्टर की पोस्ट मिली हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नाउ कमिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में? फर्स्ट इज द इंडियन एसोसिएशन। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि कांग्रेस के पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी नेशनल मूवमेंट को एक स्पीड देने, मतलब नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसमें से एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक एसोसिएशन बनाई थी विच इज़ द इंडियन एसोसिएशन, जहाँ पर इनका मेन एम था कि ये लोगों को यूनाइट कर सकें, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज कर सकें और मतलब उनको अपने इंटरेस्ट्स के बारे में समझा सके कि उन लोगों के लिए क्या सही है, उनके सामने ब्रिटिश के ट्रू नेचर को भी एक्सपोज कर सके। सेकंड इज ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने एक ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसमें ये चाहते थे कि उसको एक ऑल इंडियन कैरेक्टर मिले, यानी कि उसमें सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, पूरे इंडिया के मतलब जितनी प्रोविंसेस के लोग हैं, सभी उसमें पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा मतलब इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम क्योंकि सेम था, तो इसीलिए एक साथ मर्ज होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। थर्ड इज हिज पॉलिटिकल आइडियाज। तो अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ के थ्रू भी इन्होंने लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करा। इन्होंने एक न्यूज़पेपर एडिट करा बंगाली, इस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाली, और इसके थ्रू इन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करा, उनको मोबिलाइज करने का काम करा कि उनमें नेशनलिज्म राइज कर सकें, उनको अपने इंटरेस्ट्स के बारे में समझा सकें, ब्रिटिश के ट्रू नेचर के बारे में समझा सकें। इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी थी विच इज़ द नेशन इन मेकिंग। तो इस बुक में इन्होंने इंडिया को लेकर अपने पॉलिटिकल व्यूज़ सामने रखे, इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर इनके क्या व्यूज़ हैं, ये सभी चीज़ें इन्होंने इस बुक में बताई थी, इस बुक में समझाई थी। इसके अलावा इन्होंने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईसीएस एग्जामिनेशन में जो एज लिमिट लोअर करी गई थी, इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट मूवमेंट्स करे और इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। So this was all about Surendranath Banerjee and the main 3 political leaders of early nationalist. So thanks for watching the video and please do like, share and subscribe the channel.